अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा लीड आर्टिकल छपा तो मुझे लगा कि इस मसले पर बहस करने की आवश्यकता है, इस पर बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25 से 26% अपर कास्ट वोट है। जब आप पीडीए की चर्चा बहुत होती है, अन्य वोट बैंक की बहुत चर्चा होती है, उस बीच अपर कास्ट में क्या चल रहा है, अपर कास्ट के मुद्दे क्या हैं, वो क्या राजनीतिक दलों से चाहता है और इस वक्त वो किस चौराहे पे खड़ा है, उसके मन में क्या है, और ख़ास तौर पर अपर कास्ट की अपनी घरेलू पार्टी भारतीय जनता पार्टी से, अन्य दलों से वो क्या एक्सपेक्ट करता है और उसके बीच किस तरह का राजनीतिक और सामाजिक चिंतन चल रहा है। आज हम इस विषय की खुली चर्चा को आमंत्रित करते हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में हर चौथा मतदाता अपर कास्ट का है। उत्तर प्रदेश में रफली 25% ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला और भूमियार हैं। इनको अगर एक चंक में आप रखें जिन्हें आप अपर कास्ट कहते हैं, तो ये तकरीबन होते हैं 25%। किसी भी वोट बैंक के मुकाबले ये एक बड़ा कंसोलिडेटेड वोट शेयर है। मुसलमानों से बड़ा, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब से बड़ा, लेकिन ओबीसी से छोटा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वोट शेयर है, जिसे हम अपर कास्ट के नाम पे कहते हैं। सवर्ण जातियां, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, भूमियार, ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक से इनकी आधारभूत पार्टी रही और इस समाज ने लगभग सभी चुनावों में, एक दो छोड़ दें तो, भारतीय जनता पार्टी को जी भर कर प्यार दिया, नोट भी दिया, वोट भी दिया, सपोर्ट भी दिया। तो अब इस समाज के भीतर क्या चल रहा है, समाज में किस बात की बेचैनी है, किस बात का राजनीतिक चिंतन है, इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। तब जब समस्त जातियां अपने अपने मुद्दों पर चर्चा करती हैं, तो अपर कास्ट कम्युनिटी के बीच क्या चल रहा है, इस पर बात होनी चाहिए। जंतर मंतर के आंदोलन और उसके पहले अगर आप याद करें, यूजीसी गाइडलाइन के मुद्दे ने अपर कास्ट में जबरदस्त अनरेस्ट उत्पन्न किया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट में स्टे की मर्सी पर चल रहे हैं अपर कास्ट के लोग। अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे कल को कोई जज बदले और हटा दे, तो यूजीसी इन पर सीधे आकर गिरेगा। वो तलवार सीधे अपर कास्ट के लोगों पर गिरेगी। क्या वो यूजीसी की गाइडलाइन खत्म करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया। यूजीसी का मुद्दा आज भी गांवों में मजबूती से उठ रहा है। और आपको याद हो कि 3 अगस्त को करणी सेना ने राजस्थान में प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। खैर, वो प्रदर्शन नहीं हुआ, मामला खत्म हो गया। लेकिन सवर्ण मतदाताओं के भीतर कुछ बातें चल रही हैं। बहनों भाइयों, चिंतन पर चर्चा होनी चाहिए, चिंतन को किनारे नहीं किया जाना चाहिए। अपर कास्ट में क्या बात हो रही है? अपर कास्ट का मुख्य मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। अपर कास्ट का मुख्य मुद्दा है यूजीसी की गाइडलाइन। अपर कास्ट का मुख्य मुद्दा है जातीय आधार पर उनके साथ भेदभाव न किया जाए। सब पिछड़े दलितों को मिल जाएगा तो उनको क्या मिलेगा? और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी ही दबाव में हो। अन्य राज्यों में जहां अपोजिशन की सरकार है, वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। और आज के लिए राजनीतिक फैशन हो गया है कि राजनीति की जब बात करो, सवर्णों को माइनस करके बात करो। एक ट्रेंड चल पड़ा है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर 2024 के बाद से, कि पिछड़ा दलित का ही ट्रेंड है। तो जो आधारभूत पार्टी है अपर कास्ट की, भारतीय जनता पार्टी, उनसे अपेक्षा बहुत ज्यादा है। लेकिन इन दिनों जो हो रहा है उससे सवर्ण समाज में बेचैनी है। और खास तौर पर भरत तिवारी की इनकाउंटर नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा हत्या के बाद से माहौल में बड़ा परिवर्तन है। लोग इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। यूजीसी की गाइडलाइन है, शिक्षा है, पेपर लीक है, इन सब मुद्दों पर सवर्ण मतदाता बीजेपी से या जिन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है उनसे जवाब चाहता है।
जब बीजेपी के साथ कोई नहीं था, अपर कास्ट वफादारी से उनके साथ खड़ा था, आज भी उनका साथ देता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इस पूरे कास्ट कम्युनिटी को हाशिए पर लगाने की कोशिश है। ऐसा लगता है कि इनको राजनीतिक रूप से इग्नोर करने का विकल्प सभी दलों ने चुन लिया है। मैं इस कम्युनिटी की कोई वकालत नहीं कर रहा, मैं तो वो बात कर रहा हूं कि जिससे राजनीतिक तौर पर चर्चा चिंतन होना चाहिए। हर समाज अपने हक की मांग कर रहा है, तो अपर कास्ट की भी कुछ इश्यूज हैं, उन पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए। तो क्या चल रहा है इस कम्युनिटी के भीतर, आइए इस विषय पर खुली चर्चा करते हैं। सबकी राय, सहमति और असहमति को स्थान देते हैं। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। समाजवादी पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलती है और जब मौका मिला है तो जो काम किए हैं वो काम भी सबके लिए किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जरूर कभी धार्मिक आधार पे बंटवारा करा, कभी जातीय आधार पे बंटवारा करा करके समाज में नफरत फैला करके राजनीति साधती है, पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम किया है और सब साथ लेके ही चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज में जो गरीब है, गरीब चाहे अपर कास्ट का गरीब हो, गरीब चाहे वो किसी जाति का हो, गरीबों 25 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन पिछले 12 वर्ष की सरकार में आया है। केंद्र की, प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, अगर किसी की जाति पूछकर कोई योजना दी जाती हो, सिर्फ एक बात पूछी जाती है, कोई गरीब है तो उसको सरकार, प्रदेश और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलेगा। हो गया आपका। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, भूपेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, क्षत्रिय महासभा युवा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दीपक मिश्रा बहुत ही प्रख्यात समाजवादी चिंतक हैं, सर्वेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सवर्ण आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हैं और यूजीसी के मुद्दे पर और सवर्णों के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर आंदोलन और पहल भी करते हैं। और वैसे तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन भूमिहार समाज में आजकल सामाजिक तौर पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। मेरे दोस्त विनय राय जी भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैंने कोशिश की कि अपर कास्ट की जितनी भी कम्युनिटी हों उनको आज की परिचर्चा में रखा जाए। बस एक श्रीवास्तव जी नहीं है, बाकी सब लोग हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। और वीरेन जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। तो दिनेश जी, चिंतन की पहली बात आपसे, आज जो चर्चा है हम लोग जिस विषय पे कर रहे हैं वो 25% जो अपर कास्ट है उनके भीतर कुछ अनरेस्ट है। उस अनरेस्ट का खामियाजा आप 2024 में भुगत भी चुके हैं, ख़ास तौर पर ठाकुरों की नाराज़गी, और उसका आपको बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हुआ। लेकिन अब सिर्फ ठाकुर ही नहीं बल्कि अपर कास्ट की बाकी कम्युनिटीज़ भी आपसे अपना हक और हिस्सा मांग रही हैं और आप उनके साथ ज्यादती न करें, इस बात की आपसे वो गुहार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपर कास्ट को भारतीय जनता पार्टी टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। ब्रजेश भाई, जो दल केवल जात और धर्म देखकर राजनीति करते हैं उनके लिए तो मुद्दा हो सकता है। जो दल चुनाव आने के बाद 4.5 वर्षों तक कुंभकर्णी नींद सोने वाले, और जब चुनाव की आहट होती है तो अपने दल का भी नाम लेना जो है उचित नहीं समझते हैं, तब वो तरह तरह के मतलब निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं शॉर्ट फॉर्म का। वो दल जिनकी उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं, ब्रजेश भाई, जब चुनाव की आहट होती है तो भी आहें भरने लगते हैं। कुछ दल हैं जो जाति के नाम पर, और कुछ दल हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश में। अगर आप उदाहरण के साथ कहें तो उदाहरण के साथ बता रहा हूं। जैसे कि हमने कहा कि एक आधार विहीन पार्टी वो है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिनका कि अभी संगठन तक नहीं बन पाया, और दूसरा दल है जो समाजवादी पार्टी है, अपने दल का नाम भी लेना नहीं चाहती, इसलिए कि अगर नाम लेंगे तो 17 के पहले का उत्तर प्रदेश, अराजकता युक्त उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा, बिजली मुक्त उत्तर प्रदेश याद आ जाएगा, इसलिए अपना नाम नहीं लेते और पीडीए कहते हैं। और उनके पीडीए में जितनी बार उनसे पूछिए उसका अर्थ वो बदल देते हैं। कभी अब तक उनके पीडीए में क्या था, पीडीए का मतलब था पिछड़ा, और डी से दलित कहते थे।
ऐसे अल्पसंख्यक कहते थे। अब उस चुनाव में जान गए हैं 27 के चुनाव की आहट में कि पिछड़ा और दलित उनसे दूर हट गया है। वो चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उन्होंने पी का मतलब समझाया पंडित। ब्रजेश भाई, ये पंडित कौम जो है ना, बड़ी बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुत जागरूक कौम है। आप पीडी से पंडित, ये तो पहली बार मैंने पीडी से पंडित सुना, मैं तो पीटी से पंडित समझता था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक नई परिभाषा गढ़ी। लेकिन जब ये बात कर रहे थे ब्रजेश भाई, तो भूल गए अभी कुछ चंद दिन पहले की वो घटना जब उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पंडित की तुलना बेश्या से की थी और बेश्या को ब्राह्मण से उच्च कोटि के बताया था। वो जब चर्चा कर रहे थे तो नीरज मिश्रा की घटना भूल गए। जब चुनाव में नीरज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे बूथ पर, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को बूथ लूटने से मना किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके पूज्य पिताजी थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने फोन करके कहा कि मुझे नीरज मिश्रा जिंदा या मुर्दा चाहिए। आज तक सर नहीं मिला, उनका परिवार दर दर भटक रहा है। और वो आप भूल न्याय- गए, और आप न्याय भी नहीं दे पाए उनको। और भूल गए वाजपेयी परिवार की घटना। आप न्याय क्यों नहीं दे पाए उनको? न्याय हम ही देंगे, चिंतित मत रहिए ब्रजेश भाई। बहुत लोगों को न्याय दिया 10वां साल चल रहा है, बहुत सत्ता लोगों में। को न्याय दिया है। न्याय ही आज- नहीं दे पाए हो। आज तो ऐसा न्याय मिला है कि जिनको एक गृहमंत्री बनाने वाले हैं, जिनको अयोग्य करार हो गए चुनाव लड़ने से, उनके ऊपर इतने मुकदमे लड़ गए हैं ब्रजेश भाई, लगे हैं जी। इतने ओके। इतने आइए सजा अब हो तो सवाल गई जवाब कि शुरू कई करें। जन्म उनको लेना पड़ेगा। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो दल ना, भारतीय जनता पार्टी कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ओके। प्रयास, ये हमारा सवर्णों के नारा जो नहीं मुद्दे है। आए हैं मेरे पास, उनमें 3 विषय आए और मैं तीनों एक एक करके रखता हूं। संक्षेप में आपसे जवाब भी चाहिए। पहला जो प्रमुख मुद्दा आज की चर्चा का है वो है यूजीसी गाइडलाइन, जिसकी वजह से अपर कास्ट में बड़ा अनरेस्ट है। आप गांव चले जाएं, शहर चले जाएं, अपर कास्ट के किसी तबके में बात करें, उनके बच्चों के सिर पर तलवार लटक रही है। आप यूजीसी की गाइडलाइन को वापस क्यों नहीं लेना चाहते? ब्रजेश भाई, जब ये मामला आया प्रारंभ में, तो लोगों के अंदर थोड़ी सी मत भ्रांति हुई। जो आप कह रहे हैं उसको मैं थोड़ी देर के लिए स्वीकार करता हूं। प्लीज। हाँ, लेकिन जैसे लोगों को समझ में आया कि इससे कहीं किसी का अहित नहीं हो रहा है, और सरकार ने स्पष्ट किया, इसको सामने आकर स्पष्ट किया, प्रेस में आकर स्पष्ट किया, किस तरह की कोई घटना नहीं होने दी जा रही। विपक्ष का काम क्या है? कैसे? मतलब कोई रूल नहीं, रेगुलेशन बनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बताइए आज की तारीख में उससे किसी को, और उसमें माननीय न्यायालय का उसमें निर्णय आया, तो आप एक काम क्यों नहीं करते? अगर आप ये पूरा वापस ले लें तो जरूरत ही नहीं कि इस तरह का कोई नियम लागू हो। सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेंडिंग रहे मामला, या सुप्रीम कोर्ट की स्टे की कृपा पर क्यों लोगों की जिंदगियां दांव पे रहे? किसी की या तो जिंदगी- आप इसको लागू कर दीजिए और या वापस कर लीजिए। ब्रजेश भाई, किसी की भी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी कभी दांव पर नहीं लगाते। वही तो मैं कह रहा हूं। वापस इस लेंगे या देश नहीं? में जिन्होंने 84 के दंगों में लोगों वापस की नहीं लेंगे जिंदगियां- मतलब? वापस, अरे जब उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब नहीं भाई? अभी तो अभी कोर्ट में है, क्या कोई कोर्ट- जज आएगा, स्टे हटा लेगा। ऑर्डर नहीं है, स्टे है। हमने कहा ब्रजेश भाई, जब हटा लेगा तो आप बताइएगा सरकार कुछ ना करे तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये तो आप कर रहे हो इस वक्त, भ्रम की तो राजनीति। कर ही ना ब्रजेश भाई, ये तो अगर आप- स्टे है, आप घुमा फिरा एक के बात उसको बताइए। जलेबी बना के और सामने परोस देना अब नहीं, मैं क्या करूं? मैं तो लोगों की बात ये करूंगा भाई, अरे- अभी तो स्टे है ना। सुन लो बात को, आराम से बात करें। अभी तो स्टे है। मान लीजिए कि कोई जज आए और कल को कहें कि नहीं, स्टे तो नहीं, गलत है और इसको तो हम लागू करने को कहते हैं, तो वो लागू हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये है, बिल्कुल। अगर आप इसे वापस ले लेंगे तो ये नल एंड वाइड हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो पहले की स्थिति थी वो कायम रहेगी। ब्रजेश भाई, सरकार वो सारे काम करेंगे जिससे किसी का अहित ना हो। वो वापस सारे ले- काम करेंगे। वापस लेगी? जरूरत पड़ेगी, जरूरत हमने कहा जो आवश्यकता अनुसार जो भी जरूरत। अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, तो ये बात ही नहीं आती है। मैं कह रहा हूं, अब क्यों आप इतने विचलित हो रहे हैं इस सवाल मैं पे? कहाँ मैं तो बड़े आराम से तो आपको अगर बात इसको कर रहा हूं। वापस ले लें तो बात खत्म। मैं कहाँ विचलित हूं? मैं तो एक पल भी विचलित नहीं हो रहा। अच्छा, दूसरे आरोप पे आते हैं। चलिए, ठाकुरों के वोट टिकट आपने पिछली बार 2024 में बहुत काटे।
ठाकुरों में नाराज़गी हुई और सहारनपुर से लेकर चंदौली तक आपको इस समाज ने, राजपूत समाज ने पटकनी दी, सबक सिखाया। आपने कुछ सीख ली? ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी और समय समय पर अगर हम चिंता और चिंतन और परिमार्जन न करते तो क्या 2 सदस्यों वाली पार्टी आज 22 राज्यों में एनडीए के साथ सरकार चला रही होती? ये तो आप दूसरे दलों की बात कीजिए ना। ये मैं बार बार आपसे एक अनुरोध करता हूं, आप दलों टिकट मतलब काटने में कोई बेरहमी तो नहीं करोगे आप? हम किसी को जाति के आधार पर, हम धर्म के आधार पर, कुछ लोग कहते हैं कि आपने फला धर्म को टिकट नहीं दिया, हम जाति और धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते हैं ब्रजेश भाई। अच्छा, ये ना तो अपने यहाँ संगठन में हम जाति और धर्म देखकर बनाते हैं। थैंक यू सर, 7 मिनट हो गए आपके साथ चिंतन करते। अब थोड़ा सा ही चिंतन को आगे बढ़ाया जाए। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी वैश्य कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखती हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। तो प्रियंका जी बताइए कि क्या वाकई में अपर कास्ट के साथ ज्यादती हो रही है? तो आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप तो इस वक्त एक दलित आंदोलन में लिप्त पार्टी दिख रही हैं। आप ऐसा प्रतीत करा रही हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी का सर्वेश पांडे से तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब इनकी कम्युनिटी से। देखिए, वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है हमारी पार्टी। हमारी पार्टी सभी जाति और सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। और आप जो दुर्भाग्य की बात ये है कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि भारतीय मतलब कांग्रेस पार्टी ने कितने मुख्यमंत्री दिए। उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें से नारायण दत्त तिवारी जी ने 3 टर्म चलाए हैं। तो वास्तविकता ये है कि हमें ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे, किसको नहीं बढ़ाएंगे। आज सवाल ये है कि जो शिव कुमार तिवारी जी हैं, उनकी हत्या गोरखपुर में हुई तो उस पर सवाल उठे। वेरी अनफॉर्चुनेट, तो बहुत ही ब्रूटल। मतलब आप ये देखिए कि गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और वहाँ दौड़ा दौड़ा के सड़क पर दिन दहाड़े जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, तो आज मैं समझती हूँ कि ये बड़े शर्मनाक बात है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और जो कहती है कि अपराध नहीं हो रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि अपना जंगल राज देखना चाहिए दूसरे को ये समझाने से पहले। दूसरी चीज़, आपने यूजीसी बिल का जिक्र किया। भाई, कांग्रेस की सरकार तो इतने साल रही, कभी इस तरीके का कोई बिल लेकर आई यूजीसी जिसमें 2 जातियों के बीच में लड़ाई लगवाई जाए? तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ और जातियां नहीं सिर्फ मैडम, अगर इसमें ना कम्युनिटी लड़ेगी, समाज बटेगा। अरे तो वही मैं कह रही हूँ, ये समाज को तरीके से बांटने वाला बिल लेकर आए और उसके बाद भी उस पर गर्व से कह रहे हैं कि नहीं, जिसमें जिसकी भलाई। अरे इसमें किसकी अच्छा, भलाई? सत्ता में आए तो ये यूजीसी टाइप की कोई चीज नहीं होगी। अरे बिल्कुल, इस तरीके की बिल लाने की जरूरत क्या है? हम अगर लाना होता तो पहले ना ले आए होते, हम पहले भी नहीं लाए। दलित पिछड़ों के लिए आप हक की बात करते हो और दलितों और पिछड़ों के प्रोटेक्शन के लिए अगर बीजेपी कोई कानून बना रही है तो आप कह रहे हो कि आप नहीं, आप हटा दोगे। ये 2 तरह की बात आप क्यों करती हैं? देखिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। कोई भी ऐसा बिल लाने जिसमें अलगाव हो, जिसमें लोगों को बंटवारा हो, हम वो नहीं चाहते। हम लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं और इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, दलितों के पिछड़ों को प्रोटेक्शन दे सके। नहीं तो प्रोटेक्शन दे नहीं पा रही है। सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पुलिस कस्टडी में डेथ उत्तर प्रदेश में हो रही है, आरक्षण पर कुंडली मार के उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी। 69,000 शिक्षक भर्ती में कहाँ न्याय हो पाया? आज तक नहीं हो पाया। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। सिंगल बेंच से डबल बेंच पे पहुंच गया मामला। मैं भूपेंद्र प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, क्षत्रिय महासभा युवा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि राजपूत समाज के मन में क्या राजनीतिक चिंतन चल रहा है और आप लोगों के प्रमुख राजनीतिक सामाजिक मुद्दे क्या हैं? क्षत्रिय महासभा पूरी तरीके से अगला जो भी समाज है, क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पूरी तरीके से हमेशा भाजपा के साथ रहा है। लेकिन आरक्षण जैसे मामले में, यूजीसी एक्ट के मामले में हमने पूरी तरीके से, जब ये एक्ट आया, सरकार का पूरी तरीके से विरोध किया कि ऐसे एक्ट को लागू करने से देश में जाति हिंसा फैलने की आशंका है। इसलिए हम समाज और पार्टी के साथ रहते रहते भी हमने पार्टी का विरोध किया कि ऐसे एक्ट की कोई आवश्यकता हमारे हिंदुस्तान में, हमारे प्रदेश में नहीं है। इसलिए क्षत्रिय महासभा और अन्य महासभाएं, चाहे ब्राह्मण सभा हो, अगड़ा वर्ग जितना भी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस एक्ट का पूरी तरीके से विरोध किया और हम आज भी इसका विरोध कर रहे हैं कि जब तक इस एक्ट को पूरी तरीके से सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। और आरक्षण का भी विरोध क्षत्रिय महासभा करती है कि आरक्षण जो है जात के आधार पर ना होके लोगों की
उस पर लागू होना चाहिए। आप क्यों विरोध कर रहे हो यूजीसी का भाई? आपका क्या छीन जा रहा है? आप समानता का व्यवहार करो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, आप पर ये कानून नहीं लागू होगा। लेकिन आप किसी को दबाओगे, दमन करोगे, अपमानित करोगे, पठन पाठन में व्यवधान उत्पन्न करोगे पिछड़े दलितों के, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमने कभी किसी को दबाने का काम नहीं किया। हमने हर समाज को, विश्वविद्यालय हो, सब जगह लेके चलने का काम किया है। लेकिन अगर इस एक्ट के तहत हमारे समाज के बच्चे बच्चियों के साथ गलत हो तो उसकी जिम्मेदारी विजय जी कौन लेगा? आप बताइए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई पिछड़े या दलित समाज का बच्चा हमारी बहन बेटी के साथ में आके उनसे कहता है कि आप मेरे साथ आज घूमना है, टहलना है, रहना है, नहीं तो आपको मैं इस एक्ट के तहत फंसा दूंगा, तो उस समाज के बच्चे, उस समाज की बच्चियां कहाँ जाएंगे? क्या उसके लिए हम अलग यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालय बनाएं जब उनके पढ़ने जाएं? इस तरह का बंटवारा ये देश का बहुत ही निंदनीय बंटवारा है। इस तरह की जाति व्यवस्था को बांटने का काम अगर कोई भी पार्टी कर रही है तो बीजेपी तो आप लोगों की आधारभूत पार्टी है, आप लोग मतलब अपर कास्ट की, तो आपके साथ जाति क्यों करेगी? बिल्कुल हमारी पार्टी है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से वोट करते आए हैं और बिल्कुल, लेकिन अगर पार्टी का कोई मुखिया गलत कदम उठाता है तो हम उसका विरोध भी करेंगे। हम सेवा अच्छा देखो, बातचीत से तो नहीं लग रहा कि वापस लेने की कोई बात है। बिल्कुल वापस लेना है और जब तक वापस नहीं लेगी तब तक ये समाज पूरी तरीके से विरोध करता रहे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि 2024 के चुनाव में मैंने देखा कि राजपूत समाज ने बड़े व्यापक पैमाने पर जगह जगह महापंचायत पंचायत करके बीजेपी का विरोध किया और बीजेपी कई सीट हारी भी। क्या प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ये वजह है, या फिर कोई और कारण से आप विरोध कर रहे थे? नहीं, हम सत्ता में अपनी भी भागीदारी प्रॉपर तरीके से चाहते हैं कि जहाँ पे आप चाहते हैं, अरे आपके पास तो सब कुछ है, और क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी हम बैठे हैं और उसके अलावा भी और भी तो लोग सत्ता में होने चाहिए। तो और भी चाहिए आपको? क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि राजनीति में राजपूत समाज जितने अच्छे तरीके से, ब्राह्मण समाज जितने अच्छे तरीके से सत्ता को चला सकता है, हमें तो नहीं लगता और लोग नहीं सर, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि आप ही सत्ता चला। दरअसल यही आपकी जो सोच है ना, इसी से पिछड़े और दलित परेशान है। नहीं, हम पिछड़े और दलित सदियों तक आपने इस कम्युनिटी के साथ अत्याचार किया, अपर कास्ट लोगों ने कभी नहीं किया। आज जब वो अपने हक मांगने आ रहे हैं तो आपकी भाषा क्या है? हमसे अच्छा शासन कौन चलाएगा? क्यों आप ही को शासन चलाना? कब हमने अत्याचार किया? हमने तो हमेशा इनको साथ में लेकर चलने का इतिहास है अत्याचार का। नहीं, इतिहास तो दमन से है। आपने क्या किया इस देश में पिछड़े दलितों के साथ? इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा इतिहास जानकारी क्या किया है आप लोगों ने इस देश में। किसी का दमन नहीं किया, किसी का सबको साथ लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। मैं दीपक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं, जाने माने समाजवादी चिंतक भी हैं और पार्टी के लीडर भी हैं। शुक्रिया आपका दीपक जी। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने अपना पी बदल लिया है पीडीए का, और पिछड़ा को डिलीट करके आपने पंडित जी को जोड़ दिया है। अचानक से ये मोहब्बतें? नहीं विजय जी, आप बहुत बेहतर जानते हैं, आपने समाजवादी पार्टी को जन्म के साथ कवर किया है। समाजवादी पार्टी की स्थापना ही आप देखिए, भले ही नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति में सभी महत्वपूर्ण पदों पे ब्राह्मण ही चुनते रहे हैं। और यहीं से क्यों, आप समाजवादी आंदोलन के इतिहास में आप देखिए, पहला समाजवादी संगठन अखिल भारतीय स्तर पर चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में भगत सिंह ने बनाया था। संथोपा का आप देख लीजिए, जिसने पहली बार टिकट मुलायम सिंह जी को दिया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? श्रीधर महादेव जोशी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। पिछड़े पावे में 100 में 60 जो नारा है, इस नारे के जो शिल्पकार थे वह देश के महान समाजवादी चिंतक, हम लोग के कुल गौरव मधुलिमय जी थे, महाराष्ट्र के द्रविड़ ब्राह्मण थे, ब्रजभूषण तिवारी जी से लेके, और हम सब भी फकीर इसी सिलसिले के हैं। तो समाजवादी और ब्राह्मण तो सदैव दूसरे के पूरक रहे हैं। हाँ, आरएसएस और भाजपा ने झूठ का एक ऐसा गर्द डाल दिया लोकमानस पर कि कोई सच बोलता है तो झूठ लगता है। अब जैसे हमारे विद्वान साथी दिनेश जी, नाम से ही इनका अर्थ है कि ये प्रकाश पुंज हैं, आज ये बैठकर सार्वजनिक रूप से झूठ का समर्थन कर रहे हैं, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। रोशनी आत्मघात करे न करे तो करी क्या, आप खुद बता दीजिए। अभी आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ना, उनकी जो सूची बनाई गई थी स्वागत की, हर चौराहे पर एक एक जाति का, यह जाति वहां स्वागत करेगी, यह जाति, ये क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़ रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण कथानक है।
जौनपुर से लड़े थे उपचुनाव। और ये डॉक्टर बात लोहिया उस के पार्टी के लीडर कह रहे हैं जो छाती ठोक कर दिन भर जाति की बात करते हैं, जैसे आप। नहीं, तो संभव ही नहीं है। जात की बात तो सोशलिस्ट कर ही नहीं सकता। जातिवाद अभी की बात अभी नहीं आप कर ब्राह्मणवाद पे मुझे लेक्चर दे रहे थे और मुझे ये बता नहीं, रहे थे कि ब्राह्मणवाद कैसे में भी थे। ना, समाजवाद ना, इज ना, इक्वल टू ना, ब्राह्मणवाद। ना, 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 ये ना, आप ही ना, मुझे ना, अभी ना, बता ना, रहे ना, थे। नहीं, मैं उस वक्त नहीं टोका आपको। समाजवाद को ब्राह्मणवाद बताने की चेष्टा किसने की? आपने की, मैंने थोड़ी की। मैं बता रहा हूँ ब्राह्मण होना ब्राह्मणवादी होने में फर्क है। ये मैं स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मण होना ब्राह्मणवादी होने हाँ, में फर्क ये वही है जैसे गुड़ पूरी खाएं और बात देखिए, गुलगुले से देखिए, दूरी हम रखें। सदैव से समाजवादी मूवमेंट ही तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला है। हाँ, ब्राह्मण थे उसके अगुआ, थैंक यू जैसे सर। जनेश्वर जी ब्राह्मण थे, लेकिन जनेश्वर जी ब्राह्मणवादी नहीं। हम ब्राह्मण हैं पर हम ब्राह्मणवादी सर, मैं आपका नहीं। वैचारिक परिवर्तन जाति तो- देखकर हैरान हूं सर। समाजवाद कोई कभी वैचारिक ब्राह्मणवाद परिवर्तन की नहीं। तरफ नहीं गया, लेकिन आज ना, जिस ना, तरह से फिर मैं ढोल कह रहा पीट हूं, रहे हो आपकी सर। बात से मैं सहमत हूं। समाजवाद जीवन में कभी ब्राह्मणवाद के साथ न था, न है, न होगा। थैंक मैं यू फिर सर। कह रहा हूं, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण होने में फर्क है। बहुत शुक्रिया और आपका। उस मैं फर्क सर्वेश पांडे जी को इस समझना कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं और लंबे समय से सवर्णों के लिए आंदोलन करते हैं। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत। तो बताइए कि समाज में इस वक्त अपर कास्ट में क्या चिंतन चल रहा है? देखिए, वर्तमान में जो सौर समाज की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ पर चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो या किसी और पार्टी के प्रवक्ता हो, ये ऊपर से लीपा पोती करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता और आपने जो बयान दिखाया था दयालु मिश्रा जी का, उसमें कहा गया कि हमारी पार्टी जो है जात की बात नहीं करती है, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी भेदभाव हो रहे हैं सब जात के आधार पर ही हो रहे हैं। यूजीसी कानून, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 का आपने भी जिक्र किया, तो उसमें जो मतलब उदाहरण परिभाषा दी गई थी जातिगत भेदभाव की, उसमें स्पष्ट लिखा था कि एससी एसटी ओबीसी के साथ होने वाले भेदभाव को ही जातिगत भेदभाव माना जाएगा। तो ये एकदम स्पष्ट है, जातिगत भेदभाव सामान्य वर्ग के साथ हो रहा है। और वास्तव में आज कोई सबसे ज्यादा पीड़ित, वंचित, शोषित है तो सवर्ण समाज है, क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला तक नहीं है। ये मारे भी जा रहे हैं और इनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हालत यह है कि आपको कोई चिमटे से छूने को तैयार नहीं। कोई पार्टी खुलकर अपर कास्ट की बात नहीं करती। मैं सबको चैलेंज करता हूं, कोई नहीं करता। पता नहीं कौन सा, इन लोगों ने तो वर्तमान दौर में आपको मुसलमान बना दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम सच्चाई कह रहे हैं। और ये कोई पंडित ठाकुर बनिया लाला भूमियार की बात ही नहीं करता। करो तो लोग कहते हैं अरे रे कितना गंदा काम कर रहे हो। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तरफ तो ये लोग समानता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दलित सम्मेलन करवा रहे हैं, पिछड़ा सम्मेलन करवा रहे हैं। फिर कैसी समानता आप लोग ला रहे हैं? दूसरी बात, जो एक बात चल रही थी, अभी आपने भी क्वेश्चन किया था जो क्षत्रिय युवा महासभा से, उनसे, कि आप लोग चाहते हैं कि इनका शोषण किया जाए, इनके ऊपर अत्याचार किया जाए। आज तक जितने भी कानून संविधान में बनाए गए हैं वो सारे के सारे कानून सवर्णों के ऊपर अत्याचार करने के लिए और उनका शोषण करने के लिए बनाया गया है। कोई एक कानून ऐसा बताइए जिसमें समानता की बात हो। कोई हमको पंडितवा कह करके गाली दे दे, कोई हमको ठकुरवा कह करके गाली दे दे, उस पर कोई भी मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जबकि वो भी जात सूचक है। लेकिन अगर हम दलित को फलाने दलित जी कह दें और अगर वो थाने में चला जाए और कह दे कि इन्होंने मुझे जात सूचक तत्व के तहत गाली दी है, तो मेरे आपके ऊपर पुरखों मुकदमा ने लिख इतना जाएगा। अत्याचार किया है पिछड़े दलितों पे, आज तो आपको उसका 5% भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। एक बात मिश्रा जी मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने अत्याचार किया है तो ना अत्याचार करने वाले जिंदा हैं और जिनका अत्याचार हुआ है ना वो जिंदा हैं। तो उसका बदला जो आने वाली पीढ़ी है उसमें मेरा क्या अपराध है? सर्वेश पांडे का क्या अपराध है? आज सर्वेश पांडे 1999 में पैदा हुए हैं, उनका आखिर में क्या अपराध है? और ये जो अगर ये अत्याचार, भारत का संविधान कहता है जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आजादी की लड़ाई में सवर्णों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। आजादी की पहली गोली मंगल पांडे चलाए थे, तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जब कभी देश आजाद होगा तो जात के आधार पर तो आपने कभी सोचा कि कानून बनाए जाएंगे? पहले 90 के दशक तक आप लोग के हाथ में नेतृत्व रहता था। आज हालत यह है कि तीसरी चौथी बेंच पे जगह मिल जाए आपको, तो मतलब ये एहसान है। देखिए, ये सिर्फ जातिगत तुष्टीकरण के कारण हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि सवर्णों की बात मत करिए, लेकिन योग्यता की बात करिए। योग्य व्यक्ति किसी भी जात का क्यों ना हो, उसको सम्मान दीजिए, उसकी बात करिए।
ऑलराइट, शुक्रिया पांडे जी, हमारे साथ बने रहिए। मैं विनय राय जी को, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और भूमिहार समाज से ताल्लुक़ भी रखते हैं, बहुत शुक्रिया विनय जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को बताइए कि भूमिहार समाज में क्या चिंतन चल रहा है। देखिए, अभी भूमिहार समाज के बारे में एक छोटा सा और तत्कालिक उदाहरण दे देता हूँ। पिछड़ों की सियासत हो रही है और एक महामंत्री जो बनाया गया संजय राय जी, उनको दिया गया पिछड़ा मोर्चा। मतलब एक भूमिहार को दिया गया पिछड़ों को सहेजने की जिम्मेदारी। मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए पिछड़े कितने सुरक्षित है, भूमिहार कितने सुरक्षित है। रह गया सवाल, कभी जो चर्चा हो रही थी कि ठाकुर अच्छा चला सकता है या सवर्ण अच्छा शासन चला सकता है, ब्रजेश जी आप भी इस बात के गवाह हैं। जितने दिन से हम लोगों ने पत्रकारिता की है, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा जाएगा तो या तो मायावती के कार्यकाल को याद किया जाएगा या कल्याण सिंह के कार्यकाल को याद किया जाएगा। तो इसलिए जाति के आधार पर समझना, जाति के आधार पर निर्णय करना, यह सरासर गलत है। जो परफॉर्म करे, जो जनता के हित की बात करे, जिसकी अच्छी गुड गवर्नेंस हो, उसकी बात होनी चाहिए। जाति पर ज्यादा केंद्रित रखने से सिर्फ नुकसान होता है समाज का और कुछ नहीं होता है। रह गया सवाल कि आज की तारीख में हर पार्टी की एक सोच बन गई है, जिसके पास जो है वो समझता ही जाएगा कहीं तो लौट के मेरे पास आएगा ही आएगा। आप बनिया वर्ग को ले लीजिए, सवर्ण को ले देख लीजिए, भाजपा को लगता है मेरा मूल वोटर है, कहाँ जाएगा, इसके साथ जितनी जाति करनी है कर लो। समाजवादी पार्टी को लगता है यादव मुसलमान जाएगा कहाँ, उसके साथ जितना इग्नोर करना उसको तुम कर लो। तो जिसके पास जो है उससे उसका मन नहीं भर रहा, वो दूसरे पे डाका डालने में लगा हुआ है कि दूसरे वाले को खींच लो। और मुझे जो लग रहा है कहीं इस स्थिति में ऐसी परिस्थिति न पैदा हो जाए कि अपना जो मूल है वो भी चला जाए। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि भूमिहारों का मतलब क्या होता है। गाजीपुर से मनोज सिन्हा जी आते हैं, 6 विधानसभा की सीट है, 6 हार गए। किसकी गलती है? अभी आप मनोज सिन्हा जी गलती मानिए, पार्टी गलती मानिए, टिकट बंटवारे गलती मानिए, पार्टी ने उनको कश्मीर का राजा बना रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री वाली से ज्यादा पावर है उनके पास, फिर भूमिहार क्यों नहीं बीजेपी के साथ है? AK शर्मा को इतना इंपॉर्टेंट पद दे रखा है, 2 मंत्रालय दे रखे हैं, और क्या दे दें आपको जिससे आपका मन भर जाए? नहीं, कुछ न दें। अभी दिनेश जी ने कहा ना कि हम 2 से यहां तक आए, तो ये भी याद करिए 33 से 73 पे भी आए। तो किसी के साथ अगर जाति करेंगे, जैसे 2 से आप 200 302 तक गए थे और उत्तर प्रदेश में आप 73 तक गए थे और 73 से फिर 33 पर आ गए हैं, तो आपको इस पर गहन विचार करना पड़ेगा कि आपका कौन है, किस एजेंडे पे काम करना है। केवल दूसरे के पिच पर अगर बैटिंग करने जाएंगे तो सिर्फ नुकसान होने वाला, फायदा होने वाला नहीं है। तात्पर्य क्या, पिछड़ा दलित से? जाहिर सी बात है, आज की तारीख में संघ की आइडियोलॉजी क्या है? संघ के किसी प्रचारक को आप जाति से नहीं जान सकते, वो सिर्फ नाम लिखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टिकट बांटने में, संगठन बनाने में जाति को प्राथमिकता देगी तो उसका मूल काडर कहां गया, मूल बेस कहां गया? तो आप अगर मूल से भटक रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आपकी नींव ही जाति पर नहीं बनी है। अगर आपकी नींव जाति पर नहीं है तो आप जाति की नींव क्यों डालना चाहते हैं? आप सबको लेकर चलिए, क्या बुराई है इसमें? लेकिन जब आप जाति की बात करेंगे तो आपको सिर्फ नुकसान होने वाला, फायदा होने वाला नहीं है। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना बंटवारा हो चुका है कि कोई पार्टी उससे हटने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि कैसे क्या इशूज क्या है, क्या मुद्दे हैं अपर कास्ट के? अपर कास्ट एज ए होल, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला का सब उसमें शामिल है, भूमिहार। अब आप मूल तौर पे देखेंगे तो केवल गिनती के लिए अपर कास्ट को एडजस्ट किया जा रहा है। आज उसकी हिस्सेदारी कहाँ है? मैं ये जाति के मामले में ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन आपने कहा ना जैसे मनोज सिन्हा जी को राजा बना दिया गया कश्मीर का, आप कह रहे AK शर्मा जी को 2 विभाग दे दिया गया, सुरताप शाही जी को कृषि मंत्रालय 10 साल से चला रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नया आ रहा है उसको भी कंसीडर करिए। आप इस बात पर मत इतराइए कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसी से पूरा धर्म और जाति या उसका वर्ग एड्रेस होता है। अगर कोई व्यक्ति बेहतर है तो उसको भी आप सुनिए, उसको हिस्सेदारी दीजिए, उसको जिम्मेदारी दीजिए। क्या ये UGC का मुद्दा अपर कास्ट के बीच है या फिर ये राजनीतिक हवा है? एकदम मुद्दा है। और जो आपने पहले बेस मुद्दा छेड़ा था कि भाई ठीक है कोर्ट से स्टे है, और आप अगर मानते हैं गलत हुआ तो वापस ले लीजिए, मुद्दा ही खत्म। हम क्यों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया? एक समाज में आप जाके ये बताना चाहते हैं और दूसरी तरफ सवर्ण को ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने तो स्टे मान लिया है। ये डबल गेम नहीं चलेगा, आपको एक लाइन पर रहना पड़ेगा। विनय जी धन्यवाद, हमारे साथ कृपया बने रहिए। वीरेंद्र जी हमारे नेशनल लेडीज डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है अपर कास्ट में राजनीतिक सामाजिक चिंतन इस वक्त, और ये समाज क्या सोच रहा है, और जो ये पिछड़ा दलित सेंट्रिक पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में इस वक्त हो रही है, ये समाज क्या खुद को हाशिए पे महसूस कर रहा है? देखिए, आज का विषय बड़ा रोचक है, क्योंकि ठाकुर, पंडित, बनिया, लाला, इनका वोट तो बहुत है, लेकिन इनके वोट की कीमत कोई नहीं रह गई। और इस प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई तब से माना गया ये बीजेपी को छोड़ के कहाँ जाएंगे, इनको गिनती में रखना है कि नहीं रखना है। ये
बड़ा आज की तारीख में स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। एक नारा आया इस देश में कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। बीपी सिंह ने वहीं से सवर्णों का कबाड़ा कर दिया। जब से वो प्रधानमंत्री बने और मंडल कमीशन लाए, उसके बाद से इस प्रदेश में और देश में जो राजनीति है वो ओबीसी और दलित वोटों की तरफ मुड़ गई और ये माना गया कि ये वोट बैंक सवर्णों का ये ज़्यादा से ज़्यादा कहीं जाएगा तो बीजेपी में, और छूट-फूट इधर उधर गिर गया तो गिर गया। बीजेपी ने भी कम जो है नहीं भुनाया है इनको। आज सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि उनको ओबीसी का वोट मिले, एससी का वोट मिले, उनके अधिक से अधिक पदाधिकारी बनाए जाते हैं, उनके मंत्री बनाए जाते हैं, संगठन से लेकर सरकार में उनको ज़्यादा जगह दी जाती है। सवर्ण वोट बैंक सिर्फ बीजेपी का एक तरह से बंधुआ बन के रह गया और बीजेपी भी जानती है कि ये बाबू साहेब पंडित जी ये जइए कहाँ, घूम फिर के थोड़े दिन नाराज हुई हैं, फिर लौट के आएंगे हमारे ही यहाँ, जाना कहाँ है। चाहे SC/ST कानून पे सवर्णों की अनदेखी हो, चाहे यूजीसी का मामला हो, हर बार छुटपुट नाराजगी के बाद फिर ये लौट आए बीजेपी में। तो जब अब विधानसभा का चुनाव आ गया तो चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस जी, ये 10% से ज़्यादा सवर्णों को वोट टिकट नहीं देंगे। 10% से बस ठाकुर पंडित बनिया लाला इससे ज़्यादा उम्मीद न करें, इससे ज़्यादा अब नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीति में दलित के घर खाना खाना है, ओबीसी को अपने साथ जोड़ना है, सारी राजनीति इसी पर चल रही है। ब्रजेश जी, अपर कास्ट को ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, टिकट मिले न मिले, सम्मान मिले। भाई बीजेपी अगर वो अपर कास्ट को गाली दे के लोगों को वोट मिल रहा है तो ले ले, लेकिन नेताजी अकेले मलाई खाएंगे ये ठीक नहीं है। गाली हम खाएं, मलाई तुम खाओ, ये नहीं चलेगा। ये भारतीय समाज में अपर कास्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान पिक्चरों ने किया है। ये पिक्चर बनाएंगे, बाबू साहेब को वहाँ डकैत बना दी है, जय भवानी चलो डाका डालो, साफा बांध के घोड़ा बैठा दिए, बंदूक भी साथ में देते हैं, बंदूक भी देते हैं। बंदूक, हाँ बंदूक में टांग लीन और घोड़ा पे लूट लीन, गाँव आ गए डाकू, आ गए, पता नहीं कौन मंगल सिंह फलाने सिंह फलाने। ठाकुरों को फिल्मों में ना वीरेन जी विलन के तौर पर पेश किया जाता है। हाँ, और दूसरा पंडित जी दीनहीन, हाँ, पोटली लेके भीख मांगे, मंदिर में पूजा करें, गरीब ब्राह्मण दीनहीन, ये पिक्चरों में और वैसे को लालची बताया गया, हमेशा लालची और धनार्जन करने वाला एक खराब व्यक्ति जो सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है, भिक्षा मांगे और क्या। और वो वही है कि आज भी भिक्षा मांगो, ओकरे ऊपर न जाना। अभी तो एक सज्जन ये कह रहे थे कि जो श्रीवास्तव वर्ग है, लाला वर्ग है, वो कह रहा है कि हमको ओबीसी में शामिल कर दियो, हमें जनरल में नहीं रहना है। कितने ऐसे लोग हैं। क्या लाला लोग ऐसे कह रहे हैं? हाँ, ऐसे कह रहे हैं लोग कि भाई यहाँ पर हमारा कोई सम्मान नहीं, ना कोई गिनती है, वहाँ चले जाएंगे तो कुछ गिनती तो होगी। आज हर दल को दलित का वोट चाहिए, ओबीसी का वोट चाहिए, उसका हितैषी बनना है। और यही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में दलित मायावती को नेता मानता था, अलग हुआ, मोदी के साथ गया, 24 में छिटक गया, अखिलेश यादव के साथ चला गया, और वो अब की बार किसके साथ जाएगा ये देखिए क्या परिवर्तन लाता है। और जिस तरह से कल जो है परसों आकाश आनंद ने हाथरस में भाषण दिया और कहा कि अखिलेश अंकल और राहुल अंकल, इनका सबका अंकल बनाए दिन अपना जेनजी बन गए कि हम असली जेनजी के युवा हैं, ये सब अंकल के चक्कर में ना पड़ो। ये भी आपने देखा, युवा पीढ़ी को रिझाने के लिए आज शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खां को हम गृह मंत्री बनाएंगे, तो वो अपना वोट बैंक पक्का कर लिए। क्यों बाबू साहेब और ठाकुर साहेब और
पंडित जी के लिए और लाला बनिया के लिए कुछ नहीं करने वाला है। जब वक्त गुलशन का था तो लहू से हमने सींचा, और जब बाहर आई है तो कहते हो तुम्हारा कोई काम नहीं। बस ये हाल है। ये किसका हाल है? ये जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं, मतलब आपने जब खून जब देकर जरूरत सींचा और जब ये बड़े हो गए तो अब आपकी तरफ आपको छांव नहीं दे रहे हैं। अरे जब बीजेपी कमजोर थी तो सवर्णों ने ही तो इनको मजबूत किया। आज ये मजबूत हो गए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बन गए, हर 20 राज्य में इनकी सरकार है। तो अब केवल ये कहते आपके दम हैं- पर सरकार नहीं बन सकती ना, सरकार के लिए और लोगों को जोड़ना होगा। तो आप थोड़ा साइड में आओ ना। अरे साइड में आओ, लेकिन लाते से मार ना खाओ। हैं? आदमी को भाई आप सिंहासन से उतार देंगे लेकिन नीचे थोड़ी बैठा देंगे। जिसका क्या सवर्णों में गरीब लोग नहीं है, दलितों में भी गरीबी है, उनको जी। भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी में है, लेकिन वीरेंद्र जी कंक्लूड ठाकुर करें पंडित प्लीज। भी बहुत गरीब हैं। जी, conclude ऐसा करें। नहीं है। खाली जात के आधार पर किसी की भूमिका की तुलना करना, किसी को किनारे लगा देना, ये उचित नहीं है और ना राजनीति में इसको महत्व मिलना चाहिए। ये जरूर है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, सवर्णों के क्षत्रियों के नेता हैं, वो बड़े आइकान हैं, लेकिन उसके बाद कितनी गिनती है, उसके बाद सब अलग अलग है। लेकिन मैं आज इस कविता के माध्यम से पूरे समाज को यह कहना चाहता हूं कि जो तुम्हें रोकना चाहे उनसे तेज दौड़, जो तुझे गिराना चाहे उनसे ऊंचा उड़, तूफानों से लड़ने की आदत बना ले, तभी तू फलक पर पहुंच पाएगा। खुद को इतना मजबूत बना ले कि हालात भी झुक जाएं, कि कभी हार मत मान, तेरे अंदर का जो तूफान है वो सबको हिला जाए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण और शुरुआत बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप जी से। दिनेश जी, ऐसे क्यों आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं कि आप अब अपर कास्ट से दूरी बना रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, जबकि उसके दम पर आप यहाँ तक पहुँचे? ब्रजेश भाई, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हर वर्ग है। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, अभी किसी से पूछ लीजिए कि वर्ग किसके साथ है, आप भी ना कहा, ये वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है, और वो जनता वो हमारा कोर वोटर है, और जो चाहता है कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक चाहता है कि भय मुक्त होकर हमको यहाँ जीने का अधिकार है। कोर वोटर कौन है आपका? बता रहा हूँ। अपर कास्ट नहीं, हम 25 करोड़ जनता, आज सारे कौन चाहता था कि भैया 4 घंटे बिजली देखा, इन्होंने लकड़ी से भी नहीं छुआ, मैं टेस्ट करने के लिए केवल पूछा था। अरे वो तो आप टेस्ट करेंगे ही, आपका काम ही है। लेकिन ब्रजेश भाई, जब भी लोग वोट देने जाते हैं ना, बहुत बुद्धिजीवी समाज है उत्तर प्रदेश का, वो क्या 4 घंटे बिजली वाले प्रदेश में रहना पसंद करेगा या 24 घंटे की बिजली में रहना पसंद करेगा? वो लोग 25 करोड़ की जनता आबादी, वो मैडम अपनी बारी में प्लीज, मैं आपको समझ दूंगा जी, कंटिन्यू। या वो आप करेंगे कि जहां लोगों को बहन बेटियों को दिन में जाने से डर लगता था, आज उनको रात में भी जाने से डर नहीं लगता, उस प्रदेश में रहना पसंद करेंगे। आज अपनी बारी, आज चाहे रोड मैडम, रोड आपको नियम पता है, आप ही के पास आऊंगा सब रोज, आप रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, वाटर कनेक्टिविटी हो, जिस उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के नाम पर चुनिंदा मेडिकल कॉलेज होते थे, आज हर जनपद पे मेडिकल कॉलेज है। विषय से मैडम, नहीं, आज क्या हो गया? आप थोड़ा रुक जाइए, ब्रजेश भाई, मैं वादा करता हूं आपको एक हमारे पास सूची है, अभी सब समाजवादी पार्टी के दीपक मिश्रा जी कह रहे थे, अभी इन्होंने घोषित किया है प्रभारियों की एमएलसी के चुनाव में, सुना दूं? इतना टाइम तो नहीं होगा, लेकिन आप बता दो क्या है। 23 लोगों में बता दें कितने हैं? 23 लोग इसमें हैं। हम दीपक जी को भी भेज देंगे, उनके पास तो होगी, आपको भी भेज देंगे। किस समाज के हैं? अब यही बता देंगे, इन्होंने जारी किया है, तो आप पढ़ने का भी समय पिछड़े हैं, नहीं। पिछड़े मैं तो गिन के बता दूंगा अभी, एग्जैक्ट बता दें कि पिछड़ों से इतने हैं। सारे वही हैं। कौन है? इनका जिनकी जो जाति है ना, कौन इनके सी लिए वाली? सिर्फ यादव हैं? यादव और मुस्लिम, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश का भला क्या करेंगे? अभी जनेश्वर मिश्रा जी का नाम लेते हैं। जब
आप जनेश्वर मिश्रा को अपना आदर्श मान रहे थे, तब तक आपका समाजवाद था दीपक भाई। लेकिन जब आपके आदर्श आज अखिलेश यादव के आदर्श अतीक अहमद हो गए हैं, मुख्तार अंसारी हो गए हैं, तो आप समाजवाद नहीं, आज आप परिवारवाद पर वो तो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे आप हैं। परिवारवाद पर आ गए। आप क्या ब्राह्मण की बात करेंगे? ब्रजेश भाई आप भी ब्राह्मण समुदाय से हैं, ये ब्राह्मण की बात करेंगे, ब्राह्मण विश्वास करेगा? ब्राह्मण को गाली देने वाले लोग, ब्राह्मण को हमेशा अपमानित करने वाले लोग, वो पत्रकारों से पूछ रहे थे, पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था, अच्छा क्या नाम है, अच्छा शुक्ला, अरे वो लोग आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। प्रदेश का टाइम ओवर सर, धन्यवाद सर, थैंक यू आज योगी जी के थैंक साथ यू और नहीं सर, सर, नो सर, नो सर, थैंक यू सर, नो सर, थैंक यू सर, थैंक यू लोग याद करेंगे सर, थैंक यू सर। लास्ट में समय मिला तो आपको 20 सेकंड देंगे सर। उन्होंने कहा थैंक यू था, सर। उन्होंने कहा था कृपया याद सहयोग करें। करें। मैं धन्यवाद। कहता हूं कि उत्तर प्रदेश धन्यवाद योगी सर। आदित्यनाथ जी के शासन को भी याद कर रहा थैंक है यू, धन्यवाद। और आगे भी उनको शासन में कृपया रखेगा, सहयोग इसलिए करें, याद धन्यवाद। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इनवाइट करता हूँ। आप बताइए प्रियंका जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको, बीच में क्यों बोल रही थी? देखिए विकास की बातें कर रहे थे, ये कह सब रहे लोग थे अपनी बारी में रखें, मैं सबको समझ दूंगा। नहीं, ये जिस रोडों की बात कर रहे थे उसमें कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे भी अरे आता रोड छोड़िए, आज तो जिसमें ये अपर 75 कास्ट की बात गड्ढे करिए। ऑलरेडी हो चुके हैं कि कब किसका पहिया कहाँ फंसेगा उस गड्ढे में, कहाँ कोई जाएगा, वो भी उनसे पूछ लीजिएगा। ये एयरपोर्ट की बातें आप अपर करते हैं। कास्ट से दूरी क्यों बना रही हैं? अरे भैया ये एयरपोर्ट की सुन तो लीजिए, हमारे उस पे भी आ रहा है। हाँ, ये एयरपोर्ट की बातें करते हैं, 6 एयरपोर्ट बंद हो चुके, एक पे पानी भरा हुआ है। ये है इनका उत्तर किसी दिन प्रदेश और का चर्चा विकास। करेंगे। ये महिलाओं आइए में इस पे। सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होता है, फिर भी ये गर्व से कहते हैं कि महिलाएं रात में निकल सकती। गारंटी लीजिएगा महिलाओं को रात में निकलने की। अरे सर, भाई बीच में साहब सर, मेरी thank बात you, ना सर। करिए। मैडम आप मुझसे बात मेरी करें। बात ना मैडम करिए। नो देश पर्सनल की उन इंटरेक्शन। महिलाओं की बात करिए जो लोकल कन्वेंस में आप इधर बात करती हैं। करें, इधर बात करें। अब आप बताएं नहीं, कि भाई बराबर- अपर चलिए, कास्ट से आप सुनिए, दूरी सुनिए। क्यों बना रही नहीं, हैं? हम दूरी नहीं बना रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। हमने दूरी न कभी बनाई, हम सभी धर्मों सभी जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी हैं और हम पर तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता जब तक सरकार में रहे। अरे आप इतने हमने तो पवित्र हैं कि मुख्यमंत्री आपसे कोई दिए। बात ही नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता। हाँ, कैसे नहीं कर हो, सकता? यही है, सवाल यही नहीं उठता अहंकार है हमारे कांग्रेस पास। का कि अहंकार हम नहीं इतने है। पवित्र हैं कि हमसे नहीं, कोई बात ना सवाल करे। इनसे पूछे कि ये बाटी नहीं खाने देते हैं, बाटी चोखा खाने में भी इनको दिक्कत किसको? थी। अरे भाई सब इनके चाय वाली बात थी वो, चाय नहीं थी, बाटी थी। बाटी खाई। अच्छा, बाटी नहीं काफी खाने दे रहे थे जानकारी ये ब्राह्मणों को। ओके, दीपक मिश्रा और मेरे उसके साथ बाद- मौजूद। नहीं, थैंक यू सुन लीजिए, मैं 2 थोड़ा आज मिनट, नहीं, टाइम तो का कमी बात है, नहीं समय पूरी कम करने दिया आपने। हो गई 4 मिनट से अरे 3 भाई मिनट इनसे हो। पूछिए बटकों की चोटी किसने थैंक यू खींची सर, थी? धन्यवाद। इनसे आज ये ब्राह्मणों पे पूछिए- नहीं अपर कास्ट है जो नहीं, होल नहीं, है। नहीं, अरे नहीं, अब इनसे नहीं, पूछ ओके, लीजिए ना, सर, लोकसभा सर, के सर, सामने टाइम गेट दूंगा। पर वो भी गेट आएगा, थैंक यू वो सर। भी संतों को आएगा। गोलियों से छलनी कर दिया, अरे गौ ओके। माता को छलनी कर भूपेंद्र दिया। जी आपसे, मैडम मैडम ये वो वाली डिबेट नहीं, आप कृपया दोनों लोग संयम करें। भूपेंद्र जी आप मुझे बताएं आरोप लगाए और ये उसके बताएं बाद आज सारे कि आरोप क्या झूठे निकले। राजपूत शर्म समाज नहीं आई का आपको, माफी मांगनी राजनीतिक चाहिए थी। चिंतन क्या है? आप क्या चाहते हो? राजपूत क्या समाज- ज्यादा हिस्सा चाहते हो विधानसभा में? क्योंकि पार्लियामेंट में तो टिकट कटे थे आप लोगों के, स्वीकार करो या ना करो, नहीं, कटा बिल्कुल था कि कटे- नहीं था? बिल्कुल कटे थे। और जनरल समाज या राजपूत समाज ये चाहता है कि उनकी हिस्सेदारी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा राजपूत समाज तहे दिल से समर्थन भी करता है। ये कौन सा समर्थन था जो 2024 में आपने योगी जी के साथ धोखा किया? नहीं, हमने धोखा नहीं किया, राजपूत समाज ने धोखा नहीं क्यों? किया। कैराना हरवाया आप लोगों ने, मुजफ्फरनगर हरवाया, सहारनपुर हरवाया, सुल्तानपुर आप लोगों ने हरवाया, कौशाम्बी हरवाया आप लोगों ने, चंदौली हरवाया, ने उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का राजपूत- हरवाया आपने। उत्तर प्रदेश का राजपूत योगी आदित्यनाथ जी के साथ अरे था, मैं डेटा के है, साथ हमेशा तैयार हूँ, आप रहेगा। मुझसे 2-3 घंटा बहस कर लो। वो राजनीति हो सकती है, लेकिन राजपूत समाज कभी उत्तर प्रदेश में फिर योगी जी की आदित्यनाथ आड़ से- में मत छिपो, आपने उनके साथ भी कोई कमी नहीं की। नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का राजपूत हमेशा योगी आदित्यनाथ जी का साथ था, है, क्योंकि तो 24 में क्यों नहीं था? 24 में भी था। तो ये कैसे हारे फिर? वो राजनीति ये है। पंचायत करके फिर किसका विरोध कर रहे थे आप? हम योगी का विरोध नहीं करते, जो सरकार तो किसका करते हो विरोध? नीतियां थी, नीतियों का विरोध करते हैं हम, किसी व्यक्ति विशेष का तो विरोध नहीं किसका कर रहे। विरोध कर रहे थे? या तो प्राइम मिनिस्टर का कर रहे थे? हाँ, अगर हमारे देश का ये- राजा अगर कोई गलत निर्णय लेगा तो हम उसका विरोध करते हैं, बिल्कुल लोग करेंगे भी। अगर हमारे तो समाज 27 में समाज- आप बीजेपी के साथ हो या नहीं हो? राजपूत समाज पूरी तरीके से भाजपा के साथ में है, लेकिन अगर राजपूत समाज के ऊपर कोई कुठाराघात Thank you, होगा sir. तब हम उसका विरोध करेंगे। दीपक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के चिंतक भी हैं और लीडर भी हैं। दीपक जी, अब आपकी पार्टी की विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह है। जो पार्टी इस देश में पिछड़ों को न्याय दिलाने, दलितों को न्याय दिलाने, मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए खड़ी हुई, आज वो छाती ठोक के कह रही है कि हमने पीडीए पिछड़ा, वैसे पी का मतलब पंडित होता है।
देखिए, पिछड़े पावे 100 में 60 ये नारा मैं पहले ही बता चुका हूं कि एसएन जोशी और मधु नय की पार्टी ने दिया था। समसोपा उसका नाम था, उसी ने पहली बार नेताजी को टिकट दिया था। लेकिन भाजपा के साथी ये बताएं कि आज उनकी पार्टी में कोई अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल और भैरव सिंह शेखावत तक का कोई नेता है? सारे बड़े पदों पर इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि एक तरीके से मान लिया है कि जो सवर्ण है या जो ब्राह्मण है, जो इस तरह का है, उसको संगठन से बाहर कर देना है। ऐसा कैसे चलेगा? दीनदयाल जी की आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए ना। उत्तर प्रदेश में आज एक कोई बड़ा नेता है जो प्रधानमंत्री जी से आंख मिलाकर कह सके कि मोदी जी आप ये निर्णय आपका गलत है, यूजीसी का जो आपने बनाया है वो नैसर्गिक न्याय के विपरीत है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, दोषी मान के सजा नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, नहीं, आपकी पार्टी में भी कोई आंख मिला के नहीं कह सकता, मुझे नहीं लगता कोई नहीं, हमारे यहाँ बहुत लोग आंख मिला कहते हैं, ऐसा नहीं है। बातें होती हैं, संवाद होता है, बातें कही गई। आपके चैनल पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपके चैनल पे ही मैंने स्वयं प्रसाद मौर्य जी को आंख में आंख डाल के कोई नहीं बात कर सकता, चैनल पे कर दिया था हमारा, और उसके बाद वही हुआ। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या अपर कास्ट वोट के लिए समाजवादी पार्टी अपने वैचारिक धरातल को बदलने के लिए, तब्दीली के लिए तैयार है? बिल्कुल, वैचारिक धरातल पे कोई बदलाव नहीं है। समाजवादी पार्टी तो फिर तो आप पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। मैं बोल तो रहा हूँ, ये नारा किसने दिया था पिछले 500 में? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर्वेश पांडे जी की बारी है सर। धन्यवाद दीपक जी। तो सर्वेश जी देखिए, मुद्दा तो क्लियर है, आपके साथ हैं तो, लेकिन पब्लिकली आपको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। मतलब आप वो समझ रहे हैं ना कि आप क्या हैं, कि आप हैं तो हमारे, लेकिन हम पब्लिकली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, ये ना पब्लिकली स्वीकार कर रहे हैं और ना अंदर से स्वीकार कर रहे हैं, इसमें से कोई भी पार्टी हो। और ये जो अभी बात हो रही थी बीजेपी के द्वारा, ये लोग मंच से सिर्फ बात करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका झंडा और डंडा जो है सवर्ण ढोएंगे, बाभन ठाकुर ढोएंगे, इनके लिए बूथ पर खड़े। लेकिन जब सुविधा और व्यवस्था देने की बात होगी तो बाभन ठाकुर को अलग कर दिया जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, यूज करके फेंक देने का काम करते हैं एक तरीके से। सवर्णों के साथ यही होता आ रहा है और आज सवर्णों का वर्चस्व एकदम अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। उनका कहीं कोई मान सम्मान नहीं है, उनका सिर्फ दरी बिछाने में, झंडा उठाने में, डंडा उठाने में, बस यही तक वो सीमित रह गए हैं सौर समाज के लोग। तो क्या आप लोग सिर्फ बूथ मैनेजर रह गए हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सवर्ण समाज के लोग। आज तिरंगा यात्रा, आज मैं तो सुल्तानपुर में गया था, एक पंडित जी को पीटा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही थी आरोपियों के खिलाफ। तो आज तिरंगा यात्रा में लेकिन व्यस्त थे, जितने भी बूथ अध्यक्ष थे, सेक्टर अध्यक्ष थे, सब तिरंगा यात्रा में व्यस्त थे सवर्ण समाज के। जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही सर्वेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? एक भी नेता बोलने को तैयार हाँ, गो अहेड कंटिन्यू। एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। कल तक जब सपा का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि हम सबसे बड़े सवर्ण हितैषी हैं, ठीक है। आज जब ब्राह्मणों की हत्या हुई तो एक भी बयान उनका नहीं आया कि हम सवर्ण हितैषी हैं या सवर्णों के मुद्दे पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी सवर्ण हितैषी है तो ये यूजीसी का जो इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 है, इसको तत्काल वापस ले ले। और अगर समाजवादी पार्टी सवर्ण हितैषी है तो ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके, और जो हम लोग आरक्षण में सुधार और यूजीसी में इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 को वापस करने की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा साथ है। और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर हम कैसे माने कि ये लोग सवर्ण हितैषी? अच्छा, मान लो उन्होंने भी नहीं माना और बीजेपी, तो आप फिर कहां जाओगे? ये समय बताएगा, परिवर्तन होगा, समाज में जागरूकता आ रही है और ये उसी जागरूकता की देन है मिश्रा जी कि आज डिबेट आप उस विषय पर कर रहे हैं जिस विषय पर कोई बोलने तक नहीं सोचता था, उस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं इन राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठा करके। तो समझ लीजिए कि अरे आज हमें भी बहुत गालियां पड़ने वाली, फिक्र मत करो, आज बहुत गालियां सब खाएंगे जितने बैठे हैं यहाँ पे। विनय राय जी हमारे, आपने आज जो डिबेट किया है ना, तो ये समझ लीजिए कि समाज उस तरफ बढ़ रहा है कि आज चर्चा का विषय बन रहा है। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर्वेश जी कि भाई देखिए, हर चौथा मतदाता सवर्ण है, अपर कास्ट का है भाई, इसको कुछ नहीं दे सकते हो तो इसकी बेइज्जती भी मत करो, इसको इग्नोर भी मत करो, इससे हक मत छीनो। जो ड्यू है वो दे दो, ज्यादा भी मत दो, पर जो हक है वो मत छीनो, ये बात है। भाई साहब, सवर्ण सिर्फ मतदाता नहीं है, सवर्ण मजबूती से खड़े होकर प्रचार प्रसार करता है, चार लोगों को बताने और समझाने में योगदान देता है।
सवर सिर्फ अपना थैंक वोट यू नहीं सर, डालता बहुत है। धन्यवाद। अब विनय उसके राय जी की कहने बारी पर है। 4-5 लोग थैंक यू वोट डालते सर्वेश हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो विनय जी, क्या आप ऐसा मानते हो कि वर्तमान दौर की जो राजनीति अब शुरू हुई है, जो पिछड़ा और दलित सेंट्रिक है, जिसका जिक्र हम लोगों ने शुरुआत में किया, क्या अपर कास्ट के लिए कोई नरेटिव पॉलिटिकली बन पाएगा, या फिर अपर कास्ट को उसी पीडीए में या उसी पिछड़ा दलित जो बीजेपी की पॉलिटिक्स उसमें गिन लिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपर कास्ट भी अपने कास्ट लाइन पर बटा हुआ है। अभी आप भूपेंद्र प्रताप सिंह जी ने 2024 का सवाल जब आपने पूछा तो उन्होंने जवाब क्या दिया? एक तरीके से वही नारा जो 2024 में कुछ जगहों से लगा था कि योगी से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, वो कौन लगा रहा था? और आज अब उस लाइन पे आप ड्रॉ करेंगे अपनी राजनीति को कि व्यक्ति विशेष के साथ है कि पार्टी के साथ है, ये तय करना पड़ेगा। उन्होंने तो व्यक्ति विशेष का नाम लिया। हाँ, तो इसीलिए ना, तो इसीलिए न्याय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप याद करिए कि एमएलसी का चुनाव हुआ, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, बनारस हो, आप हारे। कहीं आपने एमएलसी का चुनाव सरकार के रहते हुए आपने हारते हुए सुना, वो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। तो जब इस तरह के समीकरण बनते हैं तो कहीं ना कहीं संदेह खड़ा होता है। और आज की तारीख में सवर्ण अगर सियासत करना चाहता है तो मैं ये नहीं कहता कोई गोलबंद होकर के मोर्चा खोल दे, वो भी जेएनजीओ की तरह सड़क पर उतर जाए, लेकिन आपको अपनी निष्ठा, अपनी पार्टी लाइन स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति के साथ है तो आप कोई उम्मीद मत रखिए, पार्टी के साथ है तो आपका हक है, आपको जो न्याय मिलना होगा देर सवेर मिलेगा। लेकिन आज का जो सियासत है वो कहीं कहीं पिछड़ा सेंट्रिक हो चुका है। तो क्या आप ये मानते हो कि जो अपर कास्ट हैं अब ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह गए हैं, या ये बहुत ज़्यादा अलाइंड है एक पार्टी की तरफ, इस कारण बाकी दल इनको इग्नोर करते हैं, और वो पार्टी जिसके साथ ये अलाइन है उनको ये मानती है कि ये जाएंगे कहाँ? इनकी एक आवाज नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी सवर्ण बिरादरी के लोग हैं उनकी कोई अपनी एक आवाज नहीं है, इनकी आवाजें बटी हुई। वरना आप देखिए, इन पर राजभर भारी है, इन पर चौहान भारी है, इन पर पटेल भारी है, निषाद भारी है। एक तरह कारण है ना। आप ये देखिए कि जिस, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुशीनगर लोकसभा सीट की आपको, आरपीएन सिंह को पहले गुड्डू पांडे ने हराया, राजेश पांडे ने हराया लगभग 2.5 लाख मत से। अगले चुनाव में विजय दुबे ने हराया लगभग 3 लाख वोट से। लेकिन राज्यसभा देना वक्त किसको दिया गया? आरपीएन सिंह को ला कर दिया गया, जिसको आपने 2 बार लोकसभा के चुनाव में बड़े अंतर से हराया। तो पार्टियां अब एक फोकस कर चुकी हैं कि हमको आगे थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का आज धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन। थोड़ी देर में प्रियव्रत दीक्षित आपको बताएंगे कि इन दिनों वो जेंजी से बड़े परेशान हैं। कभी मौन व्रत रख लेते हैं, कभी डिप्रेशन में लोगों को कहते हैं पेड़ पे चढ़ जाओ, और आज उन्होंने लोकसभा संसद परिसर में बयान दिया कि जेंजी ने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। क्या है ये जेंजी और रवि किशन के बीच की कहानी? एक छोटे से ब्रेक के बाद पूरी वीडियो रिपोर्ट।